नमस्ते प्यारे बच्चों। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 25वां लेक्चर है और इसके पहले वाले जो सारे वीडियो हैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके उसको आराम से देखिए। ये जो डेरिवेशन करने वाले हैं आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है और इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको जो पिछली जानकारियाँ हैं वो होनी चाहिए। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 24 वाला जो वीडियो है वो देख लेना, जिसमें खोखले गोले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी तरीके से समझाया गया है। इसमें थोड़ा सा अपन फास्ट चलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, आवेशित ठोस गोले के कारण, लेकिन ये जो गोला होगा ये ठोस गोला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये अचालक होगा, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। क्या है ये? सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। ये स्फीयर कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग होगा। सॉलिड स्फीयर है। चलो, सॉलिड स्फीयर कितने टाइप के हो सकते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से? वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसका कौन कौन सा गोला होता है, तो ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ठोस गोले जो है वो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है चालक गोला और एक क्या होता है, अचालक गोला, ठीक है। खोखले गोले भी इसी टाइप के थे। अब ध्यान लगाना है कि ठोस गोला जो है वो, अगर वो अचालक गोला है, ठीक है, अचालक गोला है, तो जो भी अपन आवेश देंगे वो सारा का सारा आवेश उसके पूरे आयतन में, यानी पूरे में अंदर भी आराम से वितरित हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर चालक ठोस गोला है और उसको अगर अपन कोई भी आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके सिर्फ कहाँ रहता है बच्चों? पृष्ठ पर ही बना रहता है, ठीक है। अंदर उसके आवेश नहीं जाएगा, चाहे वो ठोस है। लेकिन चालक है तो उसके अंदर जो है वो आवेश नहीं जा पाएगा। तो अचालक गोले में क्या होगा, कोई भी गोला है, वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं इसको, तो जो भी अपन आवेश देंगे वो सारा का सारा जो है वो उसके पूरे आयतन में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इन ठोस गोले के बारे में, ठीक है। अब देखिए अपने को कौन सा काम करना है, तो अचालक यानी कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है ना, इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बिना देर करे हुए अपन आराम से यहाँ पर एक गोले को बना ही लेते हैं। चलो ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? r है, ठीक है। ये एक प्लस 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 मैंने दर्शा दिया है, मान लेते हैं कि इस पूरे पे अपन ने कितना आवेश दिया है बच्चों? प्लस q आवेश दिया है, ठीक है, प्लस q आवेश दिया है मैंने इसको, ठीक है बच्चों। और ये इसका केंद्र है, मान लेते हैं ये O है, और इस पर टोटल पूरे गोले पर अपन ने इस पर Q आवेश दिया है, ठीक है, Q आवेश। और ये Q आवेश जो है पूरे के पूरे आयतन में वितरित हो गया है। गोले का मतलब वृत्त नहीं होता है, अपनी मजबूरी है, इसलिए अपन ने यहाँ पे वृत्ताकार रूप में बनाया है। बाकी गोले यानी कि कोई भी स्फीयर होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस टाइप का होता होगा, ठीक है, इस टाइप का 3 डायमेंशनल शेप होती है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। पूरे पर कितना आवेश है? Q आवेश है। इसकी रेडियस कितनी बताई है मैंने? तो ये रेडियस जो है वो r है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? ठीक है, इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है, माना, ठीक है, ये तो आप लिख ही सकते हो। माना कि एक अचालक ठोस गोला है और इसको हमने, इसकी रेडियस कितनी है? r है, कैपिटल R, उसको Q आवेश हमने दिया है, ठीक है बच्चों, Q आवेश दिया है। अब ध्यान लगाने वाली बात कौन सी है कि हमें इसके केंद्र से, ठीक है, हमें, मैं लिख ही देता हूँ, हमें इसके केंद्र क्या है? O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। ई ज्ञात करने का मतलब क्या है? आप क्या लिख देंगे? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है भाई, ये बात भी अपन ने लिख दी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ है, मान लेते हैं ये, ठीक है, ये P बिंदु है, ठीक है। किसी बिंदु P पर अपन लिख सकते हैं, किसी बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है। तो हमने क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे P पॉइंट लिख दिया है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल r मान लिया, ठीक है। कहाँ से? O से दूरी कितनी है? स्मॉल r, ये भी हमने आराम से लिख दिया है।
अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो P है वो यहीं पर स्थित हो, यानी कि गोले के बाहर भी स्थित हो, वो इसके सरफेस पे भी स्थित हो सकता था और वो इसके अंदर भी स्थित हो सकता है। इसलिए इसकी कितनी स्थितियाँ हैं? 3 स्थितियाँ हैं। वापस वही बात है, 3 स्थितियाँ हैं। ठीक है, 3 स्थितियाँ कौन कौन सी है? तो फर्स्ट स्थिति जो है अपन एक बार उनको सबको लिख देते हैं। मैं बता देता हूँ कि बाहर वाले बिंदुओं के लिए ये सही है कि नहीं है। स्मॉल r का मान जो है वो कैपिटल R से बड़ा है। ठीक है, तो ये वाले बिंदु जो है वो कहाँ हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। फिर आप दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बच्चों कि r = r। मतलब क्या हुआ? पृष्ठ पर अगर कोई बिंदु है तो उसकी केंद्र से दूरी r, स्मॉल r, और त्रिज्या भी कितनी है? वो की हुई है कैपिटल R। इसलिए r और स्मॉल r और कैपिटल R के मान जो है बराबर हो जाएंगे। वो बिंदु कहाँ होगा? पृष्ठ पर होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर वो बिंदु है तो आप देख सकते हो ये स्मॉल r है और ये पूरा कैपिटल R है। ठीक है, ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। तो स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा होने वाला है और ये बिंदु जो स्थित होंगे वो कहाँ होंगे? अंदर स्थित होंगे। बात क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसलिए हम अभी इस वाले को कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको अपन हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान लगाने वाली बात है कि ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये बिंदु जो है वो गोले से बाहर है। ठीक है, चलिए अब देखो, गाउसी पृष्ठ की अपने को कल्पना करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है बच्चों? O को केंद्र मानकर। ठीक है, एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, किसको केंद्र मान करके? O को केंद्र मान करके। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो, O को केंद्र मानकर समझना आराम से इसको। गोलाकार गाउसी पृष्ठ की, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, P से गुजरता हुआ, यानी कि ये जो गोलाकार गाउसी पृष्ठ है वो कहाँ से गुजर रहा होगा बच्चों? तो P से गुजर रहा होगा। तो ये आपका P है और यहाँ पे एक मैंने गोलाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना की है और ये मैंने बना भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये गोलाकार गाउसी पृष्ठ बन गया आपका पूरा। ठीक है, छोटा गोला ये अंदर है ही और इसके बाहर ही हमने क्या बना दिया है? एक बड़ा गाउसी पृष्ठ बना दिया है। ऐसा अपन सोच रहे हैं। अब अपना मकसद क्या है बच्चों? तो इस गोले से टोटल जो फ्लक्स है वो निकालना है। और अच्छा, इस गोले की त्रिज्या जो है वो कितनी है? स्मॉल r है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो r त्रिज्या के, ठीक है, स्मॉल r त्रिज्या के आप यहाँ पे भी ये भी लिख सकते थे, स्मॉल r त्रिज्या के P से गुजरता हुआ और O को केंद्र मानकर एक गोलाकार गाउसी पृष्ठ की हमने कल्पना की है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर अपने एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। चलो, जो काम अपन पिछली बार में करते आ रहे थे वो का वही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ds है। कितना है मैग्नीट्यूड बच्चों? ds है। क्योंकि क्षेत्रफल सदिश के रूप में अपने को यहाँ पे लिखना है, इसलिए इस ds की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? तो आप जानते भी हो कि गोलाकार पृष्ठ पर जो छोटा सा अल्पांश होता है और उसके जो क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? तो केंद्र से दूर की ओर होती है, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पर जो ds की डायरेक्शन है वो ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन हो गई बच्चों? ds की डायरेक्शन है। इसी तरीके से पूरी की पूरी यहाँ पे सिमेट्री की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो केंद्र से दूर की ओर होगी। इसलिए मैं यहाँ पर E की डायरेक्शन को भी आराम से बना देता हूँ यहाँ पे। ये E की डायरेक्शन, ठीक है, E की डायरेक्शन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कि इस ds से जो फ्लक्स निकलेगा उसको d फाई निकलेगा, थोड़ा बहुत उसको फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम उसका इंटीग्रेशन करके संपूर्ण गाउसी पृष्ठ जो है वो उससे फ्लक्स निकाल लेंगे। तो आप इंतज़ार करें, आगे आगे अपन देखते ही जा रहे हैं फटाफट से। चलो, तो ठीक है, गाउसीय पृष्ठ के, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ बच्चों? गाउसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल अल्पांश ds से निर्गत फ्लक्स, d फाई मान लेते हैं। ये कितना होगा? तो आपको पता है उस बिंदु पर E
डॉट उस बिंदु का जो डी एस है वो, मतलब ये हो जाएगा ई डॉट डी एस, ये डी फाई है, ठीक है, डी फाई है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है इसको आराम से अपन तो ये लिख सकते हैं ई डी एस कोस 0। ऐसा क्यों लिखा है बच्चों, तो ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई व डी एस क्या है, समांतर है। क्या है बच्चों, समांतर है, यानी कि इनके मध्य में कोण जो है वो 0 डिग्री है, दिख रहा है, ई भी इधर है और डी एस भी इधर है, तो इनके बीच में जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका ई डी एस, सिंपल क्या हो जाएगा बच्चों, ई डी एस, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू जो होती है बच्चों 1 होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, निर्गत फ्लक्स कितना होगा, तो वो होगा फाई, कितना होगा बच्चों, फाई कैसे होगा भाई, इन डी फाई यानी कि सभी छोटे छोटे अल्पांशों से डी एस इसके क्षेत्रफल के सभी अल्पांशों से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, तो अपन सभी अल्पांशों से कुल फ्लक्स निकालने के लिए सभी अल्पांशों से निकलने वाले फ्लक्स का योग करेंगे, मतलब डी फाई, सभी डी फाई को अपन क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर अपने को सिंपल सा पता है कि इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, तो ये इंटीग्रेशन, और क्योंकि ये पृष्ठ समाकलन कर रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा डी फाई, ठीक है। यानी कि इन सभी डी फाई को हमने क्या किया है, जोड़ लिया है, और यहाँ पर आगे अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी एस, ठीक है। और ये सरफेस इंटीग्रल है तो कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, ठीक है, एस लगा दिया था कि सरफेस इंटीग्रल है, ये पता है। वैसे भी इस ये जो फाई टाइप का ये एक थोड़ा सा गोला बनाया है मैंने यहाँ पे, उससे भी पता लग रहा होगा कि ये सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। बंद पृष्ठ के लिए ऐसा साइन होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। चलो ई डी एस, ठीक है भाई। अब आप बात करेंगे कि भाई ये गाउसीय पृष्ठ जो है, गाउसीय पृष्ठ का कोई भी बिंदु आप मानेंगे, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, या फिर यह बिंदु ये जो है वो इधर हो कहीं यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ पर हो, ठीक है। तो उस बिंदु की जो केंद्र से दूरी है, यहाँ से इस गोले के केंद्र से दूरी है, वो क्या है बच्चों, स्मॉल आर ही होगी। मतलब प्रत्येक बिंदु जो है वो सममित है, किसके सापेक्ष सममित है, तो इस बड़े वाले जो गोला है यहाँ पे आवेशित गोला है, इसके सममित है। इसलिए अपन क्या बोल सकते, क्योंकि दूरी भी बराबर है, हर बिंदु की दूरी भी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण जो होगा वो सब जगह क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फाई बराबर, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ई को अपन बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, सिर्फ डी एस, क्योंकि डी एस अलग अलग हैं, डी एस जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है। छोटा बड़ा क्षेत्रफल अपन ले सकते थे, लेकिन ई की वैल्यू तो वो की वही रहने वाली है, ठीक है। डी एस की वैल्यू छोटी भी ले सकते थे, डी एस की वैल्यू बड़ी भी ले सकते थे, इसलिए हम डी एस को यहाँ पर कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं। ई यहाँ पर एक नियतांक है, उसको अपन ने क्या किया है, बाहर निकाल लिया है आराम से, ठीक है। तो आगे अपन इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पर इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये लिख सकते हैं अपन, चूँकि गाउसीय पृष्ठ के, ठीक है, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का परिमाण जो है वो, ई का परिमाण एक समान है। मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का जो परिमाण है वो, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, एक समान है। क्योंकि यहाँ पर परिमाण ही लिखा हुआ था यहाँ पर, इसलिए हमने क्या किया है बच्चों, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो इंटीग्रेशन डी एस जो है ये किसके बराबर है, तो देखो डी एस क्या है, तो डी एस जो है वो इस गाउसीय पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। डी एस यहाँ पे क्या है, गाउसीय पृष्ठ के छोटे से अल्पांश का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन डी एस क्या होगा, इंटीग्रेशन डी एस होगा संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये कितना होता है, तो ये आपको पता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो उसकी त्रिज्या अगर स्मॉल आर लिखते हैं अपन, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है, तो वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये 10वीं क्लास की बात है, ठीक है। तो इसलिए अपन फाई को लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों ई इंटू, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी लिख दी है हमने।
ये समीकरण नंबर 1 डाल दिया जाए। अब बात कर लेते हैं कि गाउसीय पृष्ठ के या फिर जो गाउस का नियम है उसका अपन इस्तेमाल कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, कोई भी बंद पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ है, उससे जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो उसमें स्थित आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से कुल फ्लक्स, ठीक है, बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स जो होता है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स, थोड़ा मॉडिफाई आप कर सकते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, फाई इजिकल टू क्या होता है, तो वो होता है क्यू इन बटा एप्सिलॉन। अब बात करते हैं क्यू इन किसके बराबर है यहाँ पे, तो क्यू इन जो है वो इस गाउसी पृष्ठ के अंदर वाला आवेश मानते हैं। क्यू इन क्या होता है, गाउसी पृष्ठ के अंदर वाला आवेश, इसलिए यहाँ पर गाउसी पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है बच्चों, तो वो आवेश है ये पूरा का पूरा जो बोला है वो इस गाउसी पृष्ठ के अंदर ही तो है, इसलिए क्या हो गया कैपिटल क्यू आवेश। मुझे लगता है कि सारा का सारा, और आपको भी लगना चाहिए कि सारा का सारा कैपिटल क्यू आवेश जो है वो कहाँ स्थित है, इस गाउसी पृष्ठ के अंदर स्थित है। क्यू, इस क्यू इन की वैल्यू कितनी हो गई, तो कैपिटल क्यू जो भी इस ठोस गोले पर अपन ने आवेश दिया था वो बटा एप्सिलॉन। अब इन दोनों को अपन आराम से बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये समीकरण नंबर 2 मान ली, ये 1 मान ली, तो ये भी फाई के बराबर है और ये भी क्या है, फाई के बराबर है। तो दोनों को बराबर लिखने पर अपन क्या पाएंगे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अगर आप आगे सोल्व कर लेते हो तो ई की वैल्यू आपको चाहिए, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये बात। अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हो, सदिश रूप में लिखना चाहते हो, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, सदिश रूप में, सदिश रूप में जो है वो ई, चलो ये पर मैग्नीट्यूड तो ये ही, तो परिमाण तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया है। और दिशा कौन सी है, तो दिशा देखी जाए तो इस आर सदिश जो है इस केंद्र के सापेक्ष इस बिंदु का स्थिति सदिश है। इस बिंदु पर अपने को ज्ञात करना था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस बिंदु के सापेक्ष यानी केंद्र के सापेक्ष इस बिंदु का स्थिति सदिश आर इधर है, क्योंकि ई की दिशा भी उधर ही दिख रही है अपने को, इसलिए आर कैप लिख सकते हैं साथ में। दिशा चिपकानी है ना अपने को, तो ये दिशा जो होगी वो आर कैप को साथ में आप चिपका देंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है वो डेरिवेशन है। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसको वेक्टर फॉर्म में अपन ने आराम से लिख दिया है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है आपका पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर आपको पता है स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर के बराबर होती है, तो आराम से आप रख सकते हो ई पृष्ठ बराबर कितना होगा, तो ई पृष्ठ होगा कितना होगा बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर की जगह पे आपको कैपिटल आर लिखना है, तो ये आ जाएगा, ये पृष्ठ पर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंदर वाले बिंदु की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लेना पॉज करके। ठीक है, 1-2 सेकंड का आपको वक्त दे रहा हूँ मैं, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे वाला जो टॉपिक है उसको अपन देख लेते हैं। तो तीसरा वाला जो पॉइंट है बच्चों, वो इसके अंदर वाली बात कर रहे हैं अपन, तो क्या क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, इसी में मैं करेक्शन करता जाऊँगा और आपको समझ लेना है, क्योंकि अपन ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने में विश्वास करेंगे, इसलिए दोबारा इसको पूरा लिखने से बचेंगे। ठीक है, पूरा मिटाने से इसको बचेंगे अपन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मान लें कि ये बिंदु जो है वो यहाँ था, अंदर था। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, आराम से जो अभी जो समझा था वैसा का वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है वो अपन देख लेते हैं। क्या होगा, आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब ये बिंदु जो है वो अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है बच्चों, अंदर स्थित है, अंदर स्थित है आर त्रिज्या के। ठीक है, वृत्त यानी कि ये बिंदु अब कहाँ है, तो P यहाँ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख देना, और डायग्राम ये बनाना है अंदर वाला है। ठीक है, पुराना वाला डायग्राम जो है वो पिछले वाले के लिए हो जाएगा, इसके लिए डायग्राम ये वाला बनाना है, नया डायग्राम बनेगा यहाँ पे। तो आर त्रिज्या के, स्मॉल आर त्रिज्या के, वही बात है भैया, क्योंकि अब की बार स्मॉल आर ये है, तो स्मॉल आर त्रिज्या के हमने क्या किया, एक गोलाकार गाउसी पृष्ठ की। ठीक है, ओ को ही केंद्र माना है, ओ को ही अपन ने क्या माना है, केंद्र माना है। तो गोलाकार गाउसी पृष्ठ की अपन ने कल्पना की है, जो कहाँ से गुजर रहा है, पी से गुजर रहा है। ठीक है, गाउसी पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, चलो यहीं पे अपन बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं तो ds की डायरेक्शन किधर होगी, तो आपको पता है S टाइप से केंद्र से दूर की ओर होगी, तो ये ds की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं, देखो क्या लिखा था, ये कर लिया, गाउसी पृष्ठ के क्षेत्रफल अल्पांश ds से, ये ds है। ठीक है, ऐसा कैसा लिखना है आपको, निर्गत फ्लक्स से d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट ds, ये का ये लिखना है आपको, क्योंकि वो का वही आने वाला है, E ds cos 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिमिट्री है। देखो बाहर वाला जो पार्ट है इस गोले का, क्योंकि आप वैसे ही देख चुके हो कि कोई भी खोखला गोला होता है तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र रहता है उसकी वजह से शून्य होता है। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ये जो बाहर वाला जो भाग है इस गाउसी पृष्ठ को छोड़ करके, गाउसी पृष्ठ को छोड़ करके ये बाहर वाला जो भाग है, ये वाला दिख रही है, ये इसकी वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो इस तरफ की होगी, दूर की ओर ही होगी, केंद्र से दूर की ओर ही होगी। केंद्र से दूर की ओर क्यों बना रहा हूँ मैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ई की डायरेक्शन यही हो जाएगी। वो की भी बात है, देखो डी फाई जो है वो ये का ही आ जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है, अभी भी 0 डिग्री है, क्योंकि ds और e दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये का ये आपको लिखना है। संपूर्ण गाउसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई क्या होता है, तो अपन सभी डी फाई को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, तो ये का ही आएगा, ये का ही आएगा आगे, क्योंकि ई ds आपने आराम से यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, फाई बराबर क्या होगा, तो ई ये आ ही जाएगा, क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड जो होगा वो भी हर जगह क्या है, समान है। ई का परिमाण गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान है, कोई समस्या वाली बात है नहीं इससे। तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ds की वैल्यू, इंटीग्रेशन ds की वैल्यू आपको अभी बताया था मैंने कि संपूर्ण गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण गाउसी पृष्ठ जो है वो गोलाकार है, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², तो ये कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने इसको लाकर छोड़ दिया है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 भी डाल दिया हमने। ठीक है, अब जो बात करेंगे अपन, यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा क्या बहुत सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल रूप रंग ही बदल जाएगा, तो उस बात को अपन समझ लेते हैं आराम से इसको। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते क्यू इन क्या है, तो क्यू इन की समस्या आ गई यहाँ पे, क्योंकि गाउसी पृष्ठ तो ये है। ठीक है, गाउसी पृष्ठ कितना है बच्चों, ये है, ये गाउसी पृष्ठ है, और गाउसी पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश की हमें बात करनी है, तो ये जो बाहर वाला जो चार्ज है, बाहर वाला जो आवेश है बच्चों, बाहर वाला जो आवेश है ना, इसकी तो हमें कोई जानकारी नहीं है क्या, इसकी जानकारी है ही नहीं कितना है, हमें तो अंदर वाली बात करनी है। इसलिए हमें सिर्फ इस गाउसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वही बात करनी है, हमें उसी आवेश का मान यहाँ लिखना है। और गाउसी पृष्ठ के अंदर जो आवेश है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन सा है, ये जो इतना से आयतन का, यानी कि गाउसी पृष्ठ का आयतन कितना है वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस आयतन में स्थित आवेश निकालना है। तो अभी इसकी तरीका जो है वो आप देखना आराम से। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ, पूरा मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, क्योंकि ठीक है, चलिए आपको पता है कि इस बड़े वाले जो गोला है इसका टोटल आयतन कितना है, तो 4π। ठीक है, सॉरी, इसका आयतन कितना, 4/3 πr³ आयतन में आवेश कितना है, आवेश कितना है भैया, पूरे के पूरे बड़े वाले जो गोले के अंदर कितना आवेश है। ठीक है, इस पूरे आयतन में कितना आवेश है, तो वो आपको पता है कैपिटल Q है। ये पूरे आयतन में कितना आवेश है, तो कैपिटल Q है। इसलिए आपको इकाई आयतन में कितना आवेश है, इकाई आयतन में आवेश कितना होगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, रो लिखते हैं अपन उसको, और ये हो जाएगा Q/4/3 π कैपिटल R³। कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ पर क्या निकाला है अपन ने, आयतन आवेश घनत्व निकाला है, आयतन आवेश घनत्व हमने यहाँ पे निकाला है, समस्या खत्म हो गई। अब देखो अपने को किस आयतन का चाहिए, तो गाउसी पृष्ठ में जो स्थित है आवेश उसका मान चाहिए। तो गाउसी पृष्ठ का आयतन कितना है भैया, 4/3 π, और क्योंकि
गोला है तो गोले का आयतन कितना होता है, और छोटे वाले गोले की बात करें तो ये इस गोले का आयतन कितना है भैया, इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है। तो इस गाउसी पृष्ठ का जो अंदर जो माल मटेरियल पड़ा हुआ है इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 4/3 पाई r। इकाई आयतन में कितना आवेश है ये अपने को पता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 ये हो जाएगा आपका। तो इकाई आयतन में जो आवेश है या ये लिख ही देते हैं यहाँ पे, आयतन में इतने आयतन में आवेश कितना होगा, तो वो हो जाएगा इकाई आयतन में जो आवेश है वो इंटू कितना हो जाएगा, ये जो आयतन की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा 4/3 पाई r³ हो जाएगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो क्यू इन की वैल्यू अपने पास में ये चीज़ है, क्यू इन की वैल्यू ये है, कोई समस्या नहीं है, आराम से इसको लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो आप आराम से देखो इसको। रो आपको पता है कैसे निकालेंगे, कुल आवेश बटा कुल आयतन। ठीक है, तो क्यू इन तो यही है ना, इस आयतन में जो है वही तो है क्यू इन, तो क्यू इन की वैल्यू ये आ गई है। तो फाई बराबर कितना होगा, गाउस के नियम से अपन चल देते हैं, तो फाई बराबर कितना होगा बच्चों, क्यू इन की वैल्यू कितनी है, तो रो इंटू 4/3 पाई r³। ठीक है, ये तो क्यू इन हो गया, बटा क्या था एप्सिलॉन नॉट था। कोई समस्या नहीं है, ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो जाएगी। एक भी फ्लक्स को निर्धारित कर रही है, दो भी फ्लक्स को ही बता रही है, तो दोनों बराबर भी हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r²। समीकरण आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो E इंटू 4 पाई r², ये तो समीकरण 1 का मामला आ गया, और 2 का क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई r³ बट्टा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये 4 से 4 खा जाएगा। ठीक है, पाई से पाई उड़ जाएगा, r² यहाँ पे है तो नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक r ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या बचा है, E की वैल्यू निकालनी है, तो रो बचा हुआ है देखो। ठीक है, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, बट्टे में 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ज़रूर। और ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और r² भी नीचे वाला ख़त्म, और ऊपर जो है वो सिर्फ एक r बचेगा। इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। तो रो r कितना आ गया बच्चों, रो r/3 एप्सिलॉन। और तो कुछ नहीं बच रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आया है बच्चों, E बराबर कितना आया है, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका परिमाण आया है, इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण आया है। और आप इसको अगर सदिश के रूप में लिखना चाहते हैं तो रो r/3 I के ये जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि r यहाँ पे सदिश ही है इसलिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं। r के अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में ऊपर जो है वो r लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है इसका सदिश के रूप में हो जाएगा। ये एक रूप है, दूसरा रूप क्या है उसको समझ लो। ठीक है, तो अगर अपन रो का मान रखें, रो का मान रखने का, ठीक है, रो का मान रखें, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर देखो रो अलग है, तो रो का मान रखें इंटू देखो रो का मान कितना है, तो रो का मान है जो है वो यहाँ देख लेते हैं अपन, Q/4/3 पाई r³। ठीक है, 4/3 पाई r³। ये वैल्यू जो है वो अपन को कहाँ रखनी है, तो रख दे। चलो इसको अपन सॉल्व करें तो देखो 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा ना, तो रो की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 3Q/4 पाई r³। ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है ना। चलो इंटू ये तो रो की वैल्यू होगी, इंटू r/3 एप्सिलॉन नॉट और है, तो r/3 एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा। अब देख लो आराम से, इसको वैल्यू रख के आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, नहीं तो एग्ज़ाम में फंस जाओगे। 3 से 3 मर जाएगा। ठीक है, क्या क्या बचेगा, सारा सारा बच रहा है। नीचे क्या, ऊपर क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है नीचे, और क्या है r³ भी है, और ऊपर और क्या बचा है, तो ये r भी बचा है, तो ये हो जाएगा। वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये वेक्टर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सदिश लग जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो k के बराबर होता है 9 × 10⁹। ठीक है, k हो गया ये तो Q/r/, ठीक है, इसका हिसाब कर लिया, बटा r³। तो बात क्लियर हो चुकी होगी।
अब थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ इनको, ये आपका स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो अंदर वाले बिंदुओं के लिए, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको पॉज करके और थोड़ा बैक लेके अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 डेरिवेशन अपन ने किए हैं, इससे संबंधित छोटे छोटे से थे, ठीक है। देखिएगा, अब बात करते हैं हम कि एक बार तीनों डेरिवेशन की समरी अपन लिख देते हैं, ठीक है। पहला क्या था, बाहर कितना था, Q/4πε0, ठीक है। E अपन ओ आउट लिख देते हैं OUT, ठीक है। E आउट इज इक्वल टू कितना था 1/Q/4πε0, और ये कितना था R², ठीक है। इसको देखो 1/4πε0 को आप क्या लिख सकते हो, K लिख सकते हो, अभी जहाँ वहाँ लिखा था तो KQ/R², सिंपल सा टॉपिक है। दूसरा पॉइंट जो आया था बच्चों वो क्या आया था, R इज इक्वल टू R, तो इसके लिए कितना आएगा बच्चों, आपको पता है E सरफेस है, पृष्ठ पर है, सरफेस है, सरफेस पर वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता है। यहाँ पे बस क्या लिखना था, कैपिटल R लिखना था, तो KQ/R², ठीक है। और तीसरी जो पॉइंट है अभी अपन ने निकाल लिया था, KQR बटा यानी कि E इनसाइड जो होगा वो कितना होगा, E इन लिख देते हैं इसको ऊपर, E इन लिख देते हैं अंदर, कहता है KQR/RQ। तो बात की जाए कि यहाँ पर क्या है, दूरी के साथ में किस तरीके से निर्भर कर रहा है, तो E आउट जो है वो किसके समानुपाती है, 1/R² के समानुपाती, यानी कि दूरी बढ़ने के साथ ये घटेगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये नियतांक है और ये अधिकतम होगा। अधिकतम क्यों होगा वो अभी अपन समझ लेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो E इन जो है वो क्या होगा, R के समानुपाती, ठीक है, स्मॉल r, क्योंकि दूरी जो है वो घट बढ़ सकती है यहाँ से, इसलिए हमने इस पर किस तरीके से निर्भर कर रहा है वो समझाया है। समझा जाए तो देखो केंद्र पर कितना होगा, तो बच्चों केंद्र पर, ठीक है, ई केंद्र कितना होगा, यानी कि केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो होगा 0। क्यों, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू केंद्र पर कितनी है, 0 है, तो ये स्मॉल r 0 रखने पर केंद्र पर कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे डायरेक्टली 1 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाए कि ठोस अचालक गोले के, चाहे कोई सा भी गोला हो, ठीक है, उसके केंद्र पर हमेशा विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0 होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात की जाए कि देखो अंदर जैसे केंद्र पर 0 है आपको पता है, और फिर क्या है कि जैसे जैसे अपन r को मान बढ़ाते जा रहे हैं, r का मान बढ़ाते जा रहे हैं, ये जो है ई इन भी बढ़ेगा क्योंकि r के समानुपाती है। तो यहाँ तक अपन जैसे कि यहाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूर केंद्र से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन है अंदर ही, तो स्मॉल r का मान बढ़ने पर क्या हो रहा होगा, ठीक है, ई इन का मान भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर कुछ बढ़ते देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा मान हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है। पृष्ठ पर आपको पता ही है। अब पृष्ठ के बाहर चलेंगे तो जो निर्भरता है वो इस अनुसार है, यानी कि दूरी के साथ घटेगी। मतलब यहाँ से फिर इधर जाएंगे तो फिर घटेगा ये। क्या हुआ देखो, पहले यहाँ से 0 था, फिर बड़ा बढ़ते यहाँ पे कुछ हुआ और फिर यहाँ से इधर घटने लगा। मतलब क्या हुआ, अधिकतम तो यही हुआ ना, मैक्सिमम का पहले बढ़ा और फिर घटा, ठीक है, यहाँ से घटना शुरू किया। इसलिए क्या बोल सकते हैं अपन, पहले कुछ बातें हैं देखो, आउट जो होता है वो किसके समानुपाती है, 1/r² के समानुपाती होता है। ई इन किसके समानुपाती होता है, तो 1 ये जो r के समानुपाती होता है। और पृष्ठ पर जो है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। पृष्ठ पर इसकी वैल्यू जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। और केंद्र पर कितना होता है, केंद्र पर ई जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये 4 बिंदु है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अपन इसका ग्राफ भी बना लेते हैं साथ ही साथ में। किस किस के साथ में, देखो इधर तो मैंने लिया है ई को और इधर क्या लिया है मैंने आर को। दूरी और विद्युत क्षेत्र के बीच में अपन ग्राफ बना रहे हैं, ये आपका मूल बिंदु है ओ, ठीक है। ध्यान से अब देखेंगे तो देखो यहाँ पर केंद्र है, r बराबर 0 है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, पृष्ठ वाला बिंदु है और स्मॉल r का मान जो है वो कैपिटल R के बराबर है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये मान है। तो देखो केंद्र पर 0 है और फिर यहाँ तक देखो, इस पॉइंट तक अपन देखेंगे, यहाँ पे यहाँ तक
जैसे जैसे अपन कह लेते हैं आर का मान बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे आर का मान ये है और यहाँ पे आर का मान जो है बड़ा है ये, तो यहाँ पर देखो ये सरल रेखा बनेगा क्योंकि इसके अनुसार बदलेगा कहाँ तक, पृष्ठ तक, मतलब आर का मान यहाँ तक आएगा तब तक ई का मान जो है वो बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ गया ये आराम से, ठीक है। यहाँ पर क्या देखो ये अंदर है तो ई इन जो है वो आर के समानुपाती है, ई पृष्ठ जो है वो कितना है, अधिकतम है, पृष्ठ कितना है, अधिकतम है, ठीक है। यहाँ पे ये ई पृष्ठ हो जाएगा, ई सरफेस एस लिख देते हैं, ई एस, ठीक है। तीसरी बात अपन कर लेते हैं कि आगे क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे ही अपन इससे बाहर निकल गए हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है वो दूरी के साथ में कम होगा, दूरी बढ़ने पर कम होगा, मतलब यहाँ पे इस तरीके से ये अब कम होगा ये, ठीक है। ये आप आराम से इसका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ई आउट जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, तो 1/r² के समानुपाती होगा, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए ये विद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है या गुरुत्वीय क्षेत्र होता है वो भी क्या होता है, संरक्षी होता है एक तो, और ये भी क्या है, संरक्षी भी है और व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाला भी है। तो इससे संबंधित आपको मिल गई होगी जानकारी, और एक बार में पूरा देख लिया होगा आपने तो बहुत बहुत बधाई हो, और जो नहीं देखेंगे वो पछताएंगे। इसलिए आप इसको अपने दोस्तों को जागृत करें कि भैया लॉकडाउन तो खुलेगा तब खुलेगा, पढ़ाई क्यों नष्ट कर रहे हो, आप इस समय का फ़ायदा उठाओ और पढ़ाई शुरू कर दो। एक बार ये वीडियो मेरी गारंटी है ये कि एक बार अगर ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया होगा तो दोबारा कभी भी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आप बस इसको लिख लेना आराम से, नोट्स बना लेना इसके स्क्रीनशॉट ले करके। इसलिए मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि किताबें जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। धन्यवाद।